तो आइए हम आपके सामने सबसे पहले पेश करते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने अपना पहला बजट पेश किया है उसमें आम लोगों के लिए क्या है। क्या नरेंद्र मोदी उन तमाम सपनों को साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी बात वो चुनाव से पहले करते चले आ रहे थे। क्या वाकई में महंगाई से हम सबों को निजात मिलती हुई दिखाई देगी। क्या आने वाले दिन वाकई में बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं। इस पर एक पहले छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। I rise to present the budget for the year 2014-15. जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में मोदी सरकार का पहला आम बजट पढ़ना शुरू किया तो बाजार से लेकर आम आदमी को सबसे ज्यादा इंतजार था इनकम टैक्स पर सरकार के फैसले का। लेकिन ये फैसला उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। जनता को उम्मीद थी कि सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 5 लाख या कम से कम 3 लाख तक जरूर करेगी। लेकिन सरकार ने आयकर में छूट की सीमा को सिर्फ 50,000 रुपए बढ़ाया। पहले आयकर की छूट सीमा 2 लाख रुपए थी, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई। मैं 60 वर्ष से कम आयु के वेस्टी करदाताओं के संबंध में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा 2,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इनकम टैक्स में मन के मुताबिक छूट न मिलने से जनता का एक तबका निराश भी दिखा। हालांकि वित्त मंत्री का कहना था कि इस फैसले से कम टैक्स देने वाले तबके को राहत मिलेगी। I wish I could do a lot more for the common taxpayer. I have gone in that direction, which I think is the correct direction. It's the beginning of that journey. इनकम टैक्स में ज्यादा छूट तो नहीं मिली, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे उपाय जरूर सुझाए जिनके जरिए लोग टैक्स बचा सकेंगे। आम बजट में सेक्शन 80C के जरिए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। वहीं होम लोन पर भी टैक्स में मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। सरकार ने भले ही टैक्स बचाने के तरीके इजाद करने की कवायद की हो, लेकिन टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। उम्मीदों में टैक्स प्रपोजल्स में कोई उम्मीद नहीं थी। स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल एंड वी वांटेड कंटिन्यूटी टू कंटिन्यू। उम्मीद इसीलिए करते हैं कि सरकार की इंटेंशंस ठीक है। वो अभी तक जो कहते आ रहे हैं वो सही रास्ते पे नजर आ रहा है हमको। मगर सिर्फ ये बजट के ऊपर हम ये निर्भर नहीं कर सकते हैं कि ये बजट बहुत बढ़िया है, ये कल से आर्थिक बढ़ोतरी हो जाएगी, वो नजर नहीं आ रहा। बजट में हर चीज कवर नहीं हो सकती है, लेकिन जो बजट में गवर्नमेंट के इंटेंट और डायरेक्शन है विद रिगार्ड टू इकोनॉमी एंड हाउ गवर्नमेंट जो कैसे मैनेज करे देश की अर्थव्यवस्था को, उस बारे में कई मेजर्स अनाउंस किए। मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, लेकिन पहले बजट में ये अच्छे दिन कुछ अधूरे से लगे। मोदी सरकार के पहले बजट से लोगों को सबसे ज्यादा आशा थी कि टैक्स स्लैब में ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगी। ऐसा हुआ नहीं। केवल 50,000 बढ़े इनकम टैक्स पे, यानी 2.5 लाख पे अब कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सरकार का मूड ज्यादातर इंडस्ट्री को बूस्टअप करने पर है। वीडियो जर्नलिस्ट शशांक के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो 50,000 का मोदी जी ने गिफ्ट दिया है लोगों को। ये गिफ्ट वाकई में कितना सीधा सीधा है या फिर एक हाथ दे और दूसरे रास्ते निकाल लेने की भी कोई व्यवस्था इसमें छिपी हुई है, यही जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में जेटली साहब जो कह रहे हैं कि बस इतना ही दे सकते थे, इससे ज्यादा उनके हाथ बंधे हुए थे, यही सही मायने में ऐसा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर जेडी अग्रवाल हमारे साथ हैं और दिनेश वर्मा जी भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और शास्त्री हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने आज बजट पेश करने के बाद टैक्स को लेकर, आइए वो आपको सुनवाते हैं। I do believe that over the next 8-9 years we'll have to increase slabs further. One of my only regrets is today my pocket is not deep enough to allow me to do that. So I have gone up to 2.5-3 lakhs. So, and very rarely in India has a 50,000 jump in 1 year been brought about. दिनेश जी, वित्त मंत्री अपना अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि अगर उनके पास ये लिबर्टी होती, अगर ये विकल्प होता कि वो शायद टैक्स स्लैब में थोड़ा और छेड़छाड़ कर सकते थे, थोड़ी और राहत दे सकते थे। लेकिन अगर वस्तु स्थिति की बात की जाए, क्या वाकई में टैक्स स्लैब में छेड़छाड़ या मामूली ऊपर नीचे कर देने से ही
हमारे पास राजस्व का भंडार जमा हो जाएगा, या हमें दरअसल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 3 करोड़ 80 लाख लोग जो टैक्स भरते हैं उसे इसको बढ़ाकर 13 करोड़ पर ले जाएं? हाँ, कहीं पर भी ये एक इस बजट में टैक्स बेस को बढ़ाने का तो कुछ दिखा नहीं कि कोई ऐसा उन्होंने वो किया हो। बाकी आप ये आज बातें करते हैं 2 लाख की या 2.5 लाख की, मतलब इसको आप इन्फ्लेशन के साथ लिंक क्यों नहीं कर देते? आप एक तरफ कहते हो कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल होगा तो नहीं बढ़ेगा, नहीं तो कम से कम जनता को जो टैक्स का ये जो है इसको डायरेक्टली आप इन्फ्लेशन के साथ लिंक कीजिए। ये इस मामूली बढ़त से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करने के लिए तो फिर कम से कम 10 लाख तक की आमदनी को इनको टैक्स फ्री करना पड़ेगा। नहीं, वो जो भी करेगा, मतलब हम तो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्लैब्स हैं आप उसको इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्टली लिंक कर दीजिए। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होने दीजिए। अग्रवाल साहब, क्या आपको वाकई में लगता है कि जो टैक्स की राहत दी गई है, कम से कम व्यक्तिगत टैक्स के तौर पर अगर हम देखें, ये अपने आप में काफी है इस देश के लिए कि हम न सिर्फ महंगाई से इससे मुकाबला कर सकें और लोगों को राहत मिले, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा पैसा होगा ताकि हम ज्यादा बचत कर सकें? देखिए, मैं जो समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने राहत दी है टैक्स में, वो उनके इस समय की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाई जाती है या कोई रिलीफ दी जाती है उसकी रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस होती हैं और उसका डायरेक्ट असर फिस्कल डेफिसिट पर पड़ता है। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होती है तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। सबसे बड़ी चीज फिस्कल डेफिसिट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो इन्फ्लेशनरी होता है। इसका अर्थ ये है कि रिलीफ थोड़ी आपने सिर्फ 2 करोड़ लोगों को दी, लेकिन नुकसान जो है 120 करोड़ लोगों को हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि फिस्कल डेफिसिट अधिक होने से भारतवर्ष की जो क्रेडिट रेटिंग है, इंटरनेशनल सॉवरन रेटिंग है, उसके ऊपर असर पड़ता है। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बोरोइंग करने जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। कोई शक नहीं है अग्रवाल साहब, लेकिन नुकसान होता है। दिनेश, मैं अगर एक बहुत सधा हुआ सवाल आपसे समझने की कोशिश करूं, टैक्स के नाम पर 3 करोड़ 80 लाख लोग जो पैसा देते हैं उसमें एजुकेशन सेस और तमाम तरह के अलग सेस लगाए जाते हैं, उस पैसे का क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1,15,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर हम देने को तैयार हैं सोशल सेक्टर में, उस पैसे का कहां और क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई ऑडिट नहीं। क्या इसी तरीके से टैक्स पेयर का पैसा यूं ही बर्बाद या जाया होता रहेगा? पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक पब्लिक स्पेंडिंग के जो ऑडिट का मामला है, ये भी काफी टाइम से एक डिमांड है। इसको कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सीएजी एक लेवल तक उसका ऑडिट जरूर करता है, बट एक एक्सटेंसिव ऑडिट इंटायर पब्लिक स्पेंडिंग का, ये हमारी पहली डिमांड है। अब आप एक चीज देखिए, इस बजट से पहले बात हो रही थी रिडक्शन, सब्सिडीज के रिडक्शन की और इन सब बातों की। आज 2013-14 की जो एस्टिमेटेड फिगर थी वो करीब 2.44% जो है वो जीडीपी का सब्सिडीज में जा रहा है। हम ठीक है, अग्रवाल साहब की बात से मैं सहमत हूं कि मेरी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, वो बढ़ता है, लेकिन अगर ये पैसा वापस पब्लिक के पास आता है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सेविंग्स की भी जरूरत है, लॉन्ग टर्म सेविंग की जरूरत है और फाइनेंशियल सेक्टर में वापस वो सेविंग इन्वेस्ट होने की आवश्यकता है। सरकार जरूरी नहीं कि सब कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स से ही ले, काफी सारा एक पोर्शन जो सरकार का है वो इनडायरेक्ट टैक्स से भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में इन चीजों को कंपेयर करें तो क्या ये लिमिट वाजिब है? उस एंगल से तो कम से कम ये लिमिट जो है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। बिल्कुल पिनास, बिल्कुल, और यहाँ पर ढेर सारे सवाल भी लोगों के मन में हैं, लेकिन सरकार जो है वो अपने स्तर पर कह रही है कि उसने बजट को लेकर कम टैक्स देने वाले एक बड़े तबके को राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन क्या सही मायनों में ऐसा हुआ है? क्या मोदी जी का ये 50,000 का गिफ्ट सही में आम आदमी के लिए राहत लेकर आया है? टैक्स में 50,000 की छूट पाकर शायद देश का आम आदमी खुश हो जाए, लेकिन सीधे करों के साथ ही साथ आते हैं कुछ ऐसे टैक्स जो सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन जाते हैं वो आम आदमी की जेब से ही। मसलन जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आपको वैट देना पड़ता है। इसी तरह पेट्रोल पर 3% एजुकेशन सेस देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ता है तो आपको ट्यूशन फी के साथ साथ सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी की मरम्मत कराते हैं तब भी आपको सर्विस टैक्स भरना पड़ता है। ये सभी चार्ज इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं और ये सभी टैक्स आपकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। कहने को ये सभी टैक्स सोशल सेक्टर को केंद्रित करके लिए जाते हैं, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सोशल सेक्टर के लिए लगने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है। घूसखोरी और अफसरशाही के चलते इस पैसे का बड़ा हिस्सा
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। बजट में सरकार ने म्यूचुअल फंड्स पर नया प्रस्ताव दिया है। इस बजट में म्यूचुअल फंड का विद होल्डिंग पीरियड 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ फंड से होने वाली कमाई पर 20% का टैक्स भी देना होगा। यानी फंड खरीदने वालों को न सिर्फ अब लंबे वक्त तक अपनी पूंजी को एक ही जगह निवेश करना होगा, बल्कि फंड से होने वाली कमाई भी कम हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से अभी आप जो टैक्स देते हैं उस पर भी कैसे टैक्स वापस सर्कुलेट होता हुआ दिखाई देता है। अरुण जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, अगर मोटी बात समझी जाए, इस बजट को क्या आप इन्फ्लेशनरी बजट मानेंगे, क्या आप इसे इन्वेस्टमेंट बजट मानेंगे, क्या आप इसे सेविंग का बजट मानेंगे, क्या है ये भाई? देखिए, हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो आपने सबसे पहले बोला कि आखिरी में बोला सेविंग बजट मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कहीं भी सेविंग होती दिखाई नहीं दे रही है। जो 33% सेविंग ग्रोथ रेट था हमारा 2008 में, वो 31 से नीचे सरक गया है। और हमको पूरी उम्मीद थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और जगह पैसा आने के लिए सरकार हमारे को नई स्कीम्स देगी सेविंग की, या कुछ ऐसा करेगी जिससे पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा। यहाँ पे मेरे को इस बजट के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दूसरा, आपने कहा कि ये बजट को आप इन्फ्लेशनरी कहेंगे क्या? इन्फ्लेशनरी मैं इसलिए नहीं कह सकता इसको कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर 500 करोड़ रुपया इन्फ्लेशन रोकने के लिए दिया है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है इन्फ्लेशन 500 करोड़ रुपए से हो जाएगा। पर भरोसा करते हैं 500 करोड़ रुपए से आपको लगता है कि हमारे देश की महंगाई पर हम काबू पा सकते हैं? और इस 500 रुपए के आधार पर हम न सिर्फ सस्ता आलू, प्याज, टमाटर और बाकी तमाम खाद्यान्न पा सकते हैं, बल्कि 500 रुपए के दम पर अपना इन्फ्लेशन जो कि दरअसल डबल डिजिट में आज है, उसे सिंगल डिजिट में ले आएंगे? मेरा जवाब आपने दे दिया है। तो आप ये डिप्लोमेटिक बातें क्यों कर रहे हैं? सीधे कहिए ना कि 500 करोड़ रुपए आज मैंने क्या कहा जाए, बच्चे के लिए झुंझुना भी नहीं है। तीसरा, आपने कहा ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है क्या? जी, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में इसको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसके अंदर मेरे को ग्रोथ के अंदर कोई भी पॉलिसी डिसीजन सामने नजर नहीं आया। हमको बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर चाहे नंबर खराब हों फिजिकल डेफिसिट के, करंट अकाउंट डेफिसिट के, आपके ग्रोथ रेट के, लेकिन कोई पॉलिसी डिसीजन या एक डायरेक्शन जरूर दिखाई देगी। वो इस बजट के अंदर हमारे को बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो मैं ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे कह दूं? आपने तो तीनों फ्रंट पे से खारिज कर दिया। अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है कि जेटली साहब का ये पूरा एक्सरसाइज विफल रह गया? मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, वेल बैलेंस्ड बजट है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है जी, और इससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्फ्लेशन कंटेन किया जाएगा, और एक नया ट्रेंड सेट किया है अरुण जेटली ने। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें एफडीआई फॉर इंस्टेंस डिफेंस में और इंश्योरेंस में 49% कर दी गई है। हमें ये भी बताइए 43,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एफडीआई जब आएगी तो लॉन्ग टर्म प्लान है, आएगी या नहीं आएगी उसमें एक लंबा अरसा लगेगा। करंट इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो कैसे रुकेगी? देखिए, इसके लिए आशंकाओं की बात नहीं है जी, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद की जा रही है, जो कि सरकार करेगी। 43,000 से अधिक करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि सेविंग्स के द्वारा होगी। और फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है। उन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट प्रैक्टिकल तरीके से कहा है कि 4.5% होने की उम्मीद, बजट कैलकुलेशन के हिसाब से 4.5% होगी, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम इसको 4.1% पर लाएंगे, और 2016 तक इसको हम 3.6% पर लाएंगे। अर्थात हम एक ट्रेंड बताना चाहते हैं दुनिया को कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ आइए इन्वेस्ट करिए। इसी तरीके से स्लम डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पीपीपी मॉडल अडॉप्ट किया है। आपने जो बातें कही हैं, आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। दिनेश और जैन साहब, आप दोनों जरा बताइए, क्या जो मौजूदा भारतीय परिवेश है उसके आधार पर क्या विदेशी निवेशक भारत में आकर अपना पैसा वाकई में खर्च करना पसंद करेगा? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करते हैं, लेबर लॉज की बात करते हैं, और जिस तरीके से मार्केट की बात करते हैं, इसमें से कहीं पर भी विदेशी निवेशकों को सहायक भूमिका में कुछ भी नहीं मिलता। ये बात सार्वजनिक है, सर्वविदित है।
देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं, उसके बाद जैन साहब अपना इसमें रखेंगे। आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात को लेके, आज अगर विदेशी निवेशकों के मन में दो इशू जो हैं हमारे टैक्स को लेके सबसे भारी चल रहे हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का था। उसको लेके एश्योरेंस सिर्फ इतनी आई है कि फ्यूचर में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट जितने भी करंट डिस्प्यूट्स हैं उनका अल्टीमेटली होगा क्या, एक रोड मैप बड़ा क्लियर चाहिए था। अगर इसको विड्रॉ कर लेते, ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जिससे कि कोई बहुत मेजर इंपैक्ट आता। इसके लिए आपने अल्टीमेटली क्या करा, आपने बोला कि सीबीडीटी एक हाई पावर अगेन कमेटी बनेगी और सारे केसेस को वो डिसाइड करेगी जो फ्यूचर में आएंगे कि उसको करना है कि नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर, अब एक विदेशी जब इन्वेस्टमेंट करता है उस इन्वेस्टमेंट का क्वांटम इतना बड़ा होता है कि उनके लिए ये फ्यूचर रिस्क बहुत बड़ा है। उसके अलावा अजय जी, जितने भी हमारे इन्होंने मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने की बात करी, बट आप ट्रांसफर प्राइसिंग को लीजिए, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट फ्यूचर के लिए जरूर करी, बट आप एक एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे कंट्री में डिस्प्यूट हैं 80,000 करोड़ रुपया कम से कम इनकम टैक्स ने डिमांड की शेप में आज सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में खड़ा किया हुआ है। ये सब चीजें को एक रेजोल्यूशन जो है वो बड़ा कंक्रीट वे में चाहिए, उसमें खाली एश्योरेंस से इस तरह से काम नहीं चलेगा, रोड मैप बड़ा क्लियर चाहिए। बाकी जैन साहब, जैन साहब हम आप पर आए, इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा और वापस आने के बाद आम आदमी की जरा बात कर लेते हैं। क्या वाकई में आपका बजट आपके हाथ में अब रहेगा, या यूं कहें कि अभी भी आपका बजट बिचौलियों के हाथ में रहेगा? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो मोदी जी ने 50,000 का गिफ्ट तो दिया है, आम जनता की बात करेंगे, क्या कुछ हो सकता था उस पर बात करेंगे, आपको कितना टैक्स बचेगा और इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा होगा, आपके काम की बात होगी। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल सर्किट में किस तरह से इस बजट को लिया जा रहा है और कैसे सरकार पर निशाने साध रहा है विपक्ष, देखते हैं, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार भले ही अपने बजट पर खुद की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार का यह बजट जरा भी रास नहीं आया। किसी ने बजट में गरीबों की बेकदरी का इल्जाम लगाया, तो किसी ने बजट में विजन न होने की बात की। जो बजट है वो निराशाजनक है। बजट में इस तरह की कोई दूरगामी नीति का ना ही उल्लेख और ना ही क्रियान्वयन किया गया है। न गरीब के लिए है, न बेरोजगार के लिए है, कोई बेरोजगारों के लिए योजना नहीं बनाई गई। इसमें न अच्छे दिन है न बुरे दिन है, यानी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं हम लोग। महंगाई के मुद्दे को हथियार बना नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की, लेकिन विरोधी इसी मुद्दे पर मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। जो लोगों को महंगाई की मार पड़ेगी उससे कोई ज्यादा इनको राहत नहीं मिलेगी। केवल जैसे बोलते हैं ना कि वो लोगों को पुचकार देना, करना कुछ नहीं, जैसे किसी योजना में 50 करोड़, किसी में 100 करोड़, किसी में 150, ऐसे कोई लड्डू से जैसे बांट देते हैं। महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया। विरोधी भले ही मोदी सरकार के पहले बजट की आलोचना करें, लेकिन बीजेपी नेता इसे विरोधियों की निराशा बता रहे हैं। जो बजट पेश किया है अरुण जेटली जी ने, मोदी जी की सरकार ने, वो परफेक्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है और देश को प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की तरफ ले जाने का एक मजबूत कदम है। मेरे ख्याल से इनको अपनी निगाह ठीक करने के लिए एक सख्त ऑपरेशन कराने की जरूरत है, तब शायद इनको नजर आएगा कुछ इस डॉक्यूमेंट में। जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया उनको दूसरे के अच्छे काम क्या नजर आएंगे। जाहिर है मोदी सरकार के पहले बजट से लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की ही तरह बजट में ज्यादा कुछ नहीं किया। टीम न्यूज नेशन। अग्रवाल साहब, क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि इस बजट के जरिए या जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं उससे महंगाई से निजात मिल सकती है? देखिए, महंगाई के ऊपर असर तभी पड़ेगा जब सप्लाई साइड स्ट्रांग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मनी सप्लाई पर नियंत्रण होगा। तीसरी चीज, लोगों की को कार्य काम मिलेगा और उनकी जेब में इनकम जाएगी। अगर हम इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट हम करने की सोच रहे हैं, जिस प्रकार के इस बजट में बताया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट है, और जो टारगेट 4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ का बताया गया है, आज तक पिछले 40 साल में किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नहीं कहा
कि हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4% करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन साहब, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसी प्रकार से सर्वे के आधार पर पिछले साल 4.7% रही है। नहीं, वो 4 अप्रत्याशित था, ये मैं मानता हूँ कि वो था, इसीलिए ये ग्रोथ रेट 4.7% हुई जीडीपी की। लेकिन किसी ने टारगेट ये नहीं बनाया कि हम 4%, जिस प्रकार से मॉनसून फेल हो रही है या कमी है, और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम 4% का ग्रोथ रेट रहेंगे। इसी तरीके से उनका जो ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, लोगों को रोजगार मिलेगा, 8,000 किलोमीटर सड़क का बनना, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले कम से कम 2 या 3 साल में हम महंगाई से काबू पा सकते हैं। ये देखिए, महंगाई से काबू 3 से 4 साल में पाया जाएगा। जिस तरह की यहाँ पर योजनाओं की बात हो रही है, दिनेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आम आदमी के जहन में हमेशा रहता है कि सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे से ले भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं 50,000 रुपए का जो गिफ्ट मोदी सरकार ने दिया है, कहीं दूसरी छोटी छोटे हिडन टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए हैं, जिनका असर हमें बाद में पता चले और ये गिफ्ट जो है घटकर कम हो जाए? हाँ, ये बात आप जो कह रही हैं ठीक ही है। ये मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली लेने से पहले ही, जो देने से पहले ही लेने का इंतजाम तो पिछले महीने में हो गया था। आपका रेल का भाड़ा जो है वो काफी सारा बढ़ा दिया गया, गैस का सिलेंडर 16.5 रुपए बढ़ गया, आपके पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ठीक है, और अब फिर से कहेंगे सब्सिडी में कटौती की संभावना है अभी और आगे, वो तो रहेगा। आपके जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, वो तो डीजल का प्राइस शायद 50 पैसा गवर्नमेंट अभी कर रही है क्योंकि वो डीकंट्रोल नहीं है, बट पेट्रोल जो है वो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के हाथ में है, वो फिर से 15 दिन में एडजस्ट होगा। इराक में अगर कुछ चीज एस्केलेट होती है या डॉलर का प्राइस कहीं थोड़ा सा और इधर से उधर होता है, तो वो प्राइस तो आपका चेंज होगा ही होगा। जैन साहब, अब अगर जरा इस महंगाई के मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। सप्लाई चेन को हम ठीक कर नहीं पाएंगे, उसके लिए जो निवेश की जरूरत है उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा। विदेशी निवेश जो कि रिटेल से खुदरा व्यापार में लाने की बात की जा रही थी, उसे बीजेपी ने खुद ही ध्वस्त कर दिया था और फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई होती दिखाई भी नहीं दे रही है। ऐसे में सप्लाई चेन पर काम नहीं हो सकता। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होना था वो अपने चरम पर है, उससे ज्यादा उम्मीद करना, जरा उम्मीद से ज्यादा उम्मीद करने की बात होगी, खासतौर से इस ड्राउट सीजन, खास करके इस सीजन में। और जॉब्स आज क्रिएट हो जाएं ऐसा संभव नहीं है, इसको होने में कम से कम 2 या 4 साल का वक्त लगता दिखाई देगा। तो निकट भविष्य में, यानी कि अगले 1, 2, 3 साल में महंगाई तो जैसी है वैसी रहेगी। देखिए, महंगाई को आप 2 चीजों से कनेक्ट करके देखिएगा, एक तो सप्लाई साइड से, दूसरी जॉब क्रिएशन से। बड़ा अटपटा मैं आंसर दूंगा आपका इसका। जॉब क्रिएशन जो एनडीए ने विजुअलाइज की थी बजट के पहले, और जो इकोनॉमिक सर्वे ने हमें डायरेक्शन दी थी, वो दिया था कि जॉब क्रिएशन 2 तरीके से हो सकता है, एक कंस्ट्रक्शन से और दूसरा टूरिज्म से। मेजरली दोनों ही इस बजट के अंदर कोई मेजर बूस्ट की तरह दिखाई नहीं दिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कोई मेजर बूस्ट नहीं मिला है, कोई टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिला है। 5-6 जो तीर्थ स्थान हैं उनके सर्किट और ये डेवलप करने की बात का ही, मोदी जी तो टूरिज्म का ही गुणगान करते रहते थे, इसलिए तो हमें लगा कि अचानक लेकिन मोदी जी के बजट में क्या है, अंदर फेल हो गए। जहां तक सप्लाई साइड की बात है, सप्लाई साइड के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कोई मेजर बूस्ट नहीं दिया है। इसके अंदर सिर्फ सॉइल टेस्टिंग का एक जो है मोदी जी का, जो बहुत चुनावी भाषणों में हमने सुना था, वो जरूर हमने एक प्रयोग देखा है, पायलट प्रोजेक्ट देखा है जी, क्योंकि उसमें 56 सेंटर और 100 मोबाइल वैन खरीदने की बात की है। तो भारत जैसे देश में मैं इसे पायलट प्रोजेक्ट कहूंगा, मैं इसे एक बड़ा योजना नहीं कहूंगा। चलिए, जहां तक इसकी सप्लाई से अग्रवाल साहब एक बहुत छोटा जवाब, वक्त कम है इसलिए मैं आपको जैन साहब रुका, बहुत छोटा जवाब प्लीज, बहुत छोटा जवाब। सर्वेक्षण के अनुसार प्राइस के ऊपर कंट्रोल है, केवल फूड प्राइसेस चिंता का विषय है, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार है। 66 मिलियन टन फूड ग्रेन्स वेयर हाउसिंग फूड कॉरपोरेशन के गोदामों में पड़ा है। अगर वो इतना खोल दिया जाए तो फूड प्राइसेस की अपने आप कम आ जाएंगे, हाथों में, और सरकार उन्हीं के हाथों में है। लेकिन जरूरी बात है कि 30 दिन में अगर वो ये सोचें कि हम एक ही साथ सब डिसीजन ले लेंगे, ये शायद मुश्किल होगा। लेकिन 66 मिलियन टन फूड ग्रेन्स गोडाउन्स में पड़ा है। उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिस्ट्रक्चरिंग की समय के अभाव की वजह से मुझे इस चर्चा को दरअसल यही खत्म करना पड़ रहा है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिनाज, एक बात तो है, कम से कम विशेषज्ञ इस बात पर विभाजित है कि महंगाई पर काबू फौरन पाया जा सकेगा या नहीं, लेकिन जो प्रतीत होता दिख रहा है फिनाज, अभी जरा सब चीजें महंगी रहेगी, अपनी सैलरी बचा के रखना पड़ेगा हम लोग, देर से आएंगे ऐसा लग रहा है फिलहाल। बिल्कुल, तो वापस आते हैं और खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ।